नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान आंसर पे। जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है ना। और इस बार हरियाणा जीके का जो पोर्शन आने जा रहा है वो 25% का है। वो तो पहले भी 25% का था, लेकिन इससे पहले जितने भी पेपर हुए उनमें सब में किसी में 17%, किसी में 15, किसी में 20 से ऊपर बहुत कम आपको देखने को मिले। लेकिन इस बार जैसे एनटीए परीक्षा लेती है, अब जैसे नेट की परीक्षा लेती है, एनटीए लेती है, तो वहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाता है। तो जो पेपर होगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। प्लस में जो चीज़ सब्जेक्ट में सिलेबस में दी हुई है वही सिलेबस आपका एग्जाम में आने वाला है। यकीन मानिए आपको अपने पूर्णतः एक ऐसा पेपर दिया जाएगा जो कि आसान भी होगा और मॉडरेट भी होगा। कहने का मतलब है कि पेपर एनसीईआरटी पर आधारित होगा, बेफालतू के प्रश्न नहीं होंगे। दूसरी बात, हरियाणा सामान्य ज्ञान में विशेष तौर पे कल्चर पे जोर दिया गया है। जब आप वो चीज़ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कल्चर के बारे में स्पेशल लिखा गया है। तो इसी को लेकर भाई आज अपनी जो क्लास है कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, आर्ट एंड कल्चर अफेयर अपने क्या डिपार्टमेंट, ये सेम वर्डिंग है जो 25% हरियाणा जीके में दिया गया उसके अंदर ये लिखी हुई है। मैंने यहीं से इन्हीं की वेबसाइट से डाटा खंगोल लिया और डाटा खंगोल के आपके सामने आज सारा रख दूंगा। जी बिल्कुल, बने रहिए, पूरा देखते रहिए अपना। भाई देखिए, पहले तो याद हो कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग है, इसका भाई लोगो क्या है। ठीक है, तो लोगो है जैसा आप देख रहे हैं कलश, कलश बोले तो मटका, ठीक है ना। और नीचे लिख रखा है कलश कला एवं संस्कृति हरियाणा, यानी एक अपने भाई कलश क्या रहेगा, हरियाणा अपने कला एवं सांस्कृतिक का लोगो रहेगा। अब देखिए भाई, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए नृत्य से बात करें, हम नृत्य की बात करें तो नृत्य के बारे में देखिए हरियाणा के लोग है ना, अगर बात करें नृत्य के बारे में तो काफ़ी सारे नृत्य करते हैं है ना, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। ज़्यादातर आपने पढ़ रखा है लेकिन एक मोटा मोटा रिवीजन मार लेते हैं सुपर फास्ट। चलिए हम नृत्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले फाग। जैसा कि हम पता है फाग नृत्य के बारे में कि किस महीने में होता है, फागुन महीने में होता है। किस महीने में होता है? फागुन महीने में होता है। और ये स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं, रंगीन कपड़े वगैरह पहनते हैं और पुरुष है वो रंगीन पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो ये फाग नृत्य के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। याद ना रहे ना महिला पुरुष की तो बताइए फाग कौन खेलते हैं? भाभी देवरे। ठीक है, तो महिला पुरुष हो गए ना, तो ये नृत्य ऐसा रहेगा। चलिए अगले पे आ जाइए, सांग डांस यानी सांग नृत्य के बारे में बात करूं तो सांग के बारे में क्या कहा गया है कि सांग नृत्य है भाई, ये अपना बात करें हरियाणा के अंदर काफी लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि सांग की शुरुआत कैसे हुई, सांग का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखिए सांग का अर्थ क्या है, तो सांग है वो सवांग शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का शब्द है सवांग। ठीक है, इस सवांग से क्या बन गया जी? सांग बन गया। इन पेपर में आए सांग किससे निकला हुआ है? सवांग शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? वेश बदलना या प्रतिरूपण धारण करना। ठीक है, यानी अपना रूप बदलना। ठीक है, रूप बदलना या वेश बदलना पेपर में आए, ये किसका अर्थ है? तो ये सांग का अर्थ है। सांग किस शब्द से निकला है? संस्कृत भाषा के सवांग शब्द से निकला है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य शैली की उत्पत्ति सबसे पहले किशन लाल भट्ट, किसके द्वारा भाई? कि मेरठ का एक व्यक्ति है किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट के समय 1750 ईस्वी में हुई। मास्टर जी ये कई जगह तो ना 1715 लिखा मिलता है, कई जगह 1730 लिखा मिलता है। क्या करें, अगर पेपर में ऐसे आ जाए 1750 1730 तो क्या करें? तो देखिए उस हिसाब से अगर आप देखें है ना तो 1750 आपका जायज बने, क्योंकि अपने पास इसका प्रूफ है, ऑफिशियल साइट पे इन्होंने अपलोड कर रखा है। ये आप लगा के ऑब्जेक्शन लगाकर एक नंबर हासिल कर सकते हैं। बिना प्रूफ आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। अगर पुराने पेपरों को आप लेके जाओगे भाई आपने पहले ये उत्तर माना, वो भी स्वीकार नहीं होते, केवल स्वीकार होती है ऑफिशियल चीजें। चलिए अब आगे आ जाइए, अगले पे देखिए
छठी नृत्य के बारे में देखिए, नृत्य कौन सा है, छठी नृत्य। तो ये नवजात शिशु के जन्म पर किया जाता है, यानी खुशी में किया जाने वाला एक ये नृत्य। पेपर में ये भी आ जाता है कौन सा गम में, कौन सा खुशी में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे के जन्म पे छठे दिन किया जाता है, ठीक है। और इस दिन क्या है भाई, उबला हुआ गेहूं और अपने चना वितरित किया जाता है, जिसे आप बांकड़ी बोलते हैं। गेहूं और चने को, उबले को क्या बोलते हैं, बांकली, अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं। चलिए अगले पे आ जाइए, सिंपल बोले तो देसी भाषा में। यहाँ देखिए खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य के बारे में आप सब जानते हैं कि भाई खोड़िया नृत्य है वो कब किया जाता है। देखिए खोड़िया नृत्य के बारे में बात करें तो खोड़िया नृत्य जब बात करें, लड़के की शादी होती है ना, और बारात रवानगी कर जाए, है ना, बारात घर से प्रस्थान कर जाए अपने दूसरे लड़की के घर की तरफ है, तब पीछे से कुछ महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य घूमर नृत्य शैली की क्या है, विविधता का एक सामूहिक रूप है। यानी पेपर में आए खोड़िया नृत्य किस नृत्य शैली का एक सामूहिक रूप है। तो ये जो अपना है ना भाई, कौन सा, झूमर, झूमर, घूमर नहीं, झूमर, झूमर नृत्य ना, उसका ही एक ये पारंपरिक रूप है खोड़िया नृत्य, ठीक है। हो जाएगा ना, कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये क्या है, केवल महिला प्रधान है भाई, केवल क्या है, महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य, खोड़िया नृत्य। चलिए अगले पे आ जाइए। ये खोड़िया नृत्य है ना, अगर पेपर में आए तो अपने क्या है, मध्य हरियाणा और अपना कौन सा आ जाएगा, जो लगभग मध्य हरियाणा में ही प्रसिद्ध है ये, है ना, उत्तर मध्यम बोलेंगे, उत्तर मध्यम बोलेंगे, वहाँ प्रसिद्ध है। चलिए अगले पे आइए, दमाल नृत्य। तो दमाल डांस के बारे में अगर आप जिक्र करें तो दमाल नृत्य गुड़गांव क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये एक बार पेपर में भी आया था जी, गुड़गांव कैसे, कई तो महेंद्रगढ़ भी बताते हैं भाई। ऑफिशियल साइट में यही चीज दी गई है कि गुड़गांव का ये लोक नृत्य मतलब फेमस नृत्य है, अहीरों का निवास है। इसमें क्या है, अहीरों का निवास, गुड़गांव साइड में अहीर लोग रहते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत के समय मानी गई है ना। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, दमाल नृत्य खुले को अपने खुले आसमान के नीचे चांदनी रात को डफ और नगाड़ों के साथ, डफ ढोल और नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य जो महाभारत कालीन नृत्य है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ लिया जाए तो कौन सा करके आओगे भाई मेरे, सबसे प्राचीन नृत्य दमाल नृत्य। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य ये दमाल नृत्य। भगवान गणेश, देवी भवानी और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव की अपने क्या पवित्र त्रिमूर्ति के आशीर्वाद के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने झुकते हैं, ठीक है। तो याद रहे दमाल नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में आ जाइए डफ नृत्य पे। ये डफ है भाई, ठीक है, क्या है ये, डफ नृत्य। कन्वर्ट हुआ था ना, ये पूरा इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। देखिए डफ नृत्य अगर बात करें तो किसानों के द्वारा बसंत ऋतु के आवागमन पर भरपूर फसल की अपने याद में किया जाता है। यानी मतलब जैसे बसंत ऋतु आती है ना, उस समय कौन सा, हरियाणा में आया कि हरियाणा में बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उत्तर क्या देंगे भाई, डफ नृत्य किया जाता है बसंत ऋतु के आगमन पर, ठीक है। तो याद रहे इसमें क्या है, किसान है कि फल जो फसल है ना वो फूल अपने हो, फसल मतलब पूरी हो, इसी को लेकर ये करते हैं। एक मौसमी नृत्य है, पेपर में आए कि डफ नृत्य कैसा नृत्य है, ये एक मौसमी नृत्य है भाई, डफ नृत्य, ठीक है ना। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की ध्वनि के साथ साथ डफ है और एक तरफा ढोल संगीत की पेशकश की जाती है। तो चलिए इसके बाद में अगले पे आ जाइए। अगला कौन सा है जी, अगला नृत्य अपने कौन सा, घूमर। और एक अपना घूमर के बाद में नीचे झूमर भी आएगा, दोनों अलग अलग हैं। पहले यहाँ आ जाइए, नीचे वाले पे आ जाइए। ये तो ऊपर वाली कटिंग है, यही सेम ये रहेगा। लीजिए भाई, पहले एक बार ये देखिए अच्छे से, कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य।
घूमर नृत्य के बारे में अगर आप देखें महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एक गोलाकार आकार बना करे, ठीक है, इसमें लड़कियां करती है ज़्यादातर। देखिए इसके अंदर क्या सिस्टम है, पश्चिमी भागों में लोकप्रिय है। ये हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है ना, राजस्थान से टच टच में जो हरियाणा के 7 जिले आते हैं उनमें ये लोकप्रिय है। अच्छा देखिए ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, मेन इंपॉर्टेंट बात आएगी इसके अंदर कि भाई पश्चिमी भाग में ये किया जाता है, ठीक है, महिलाओं के द्वारा रहेगा। इसमें ज़्यादातर वो नहीं है, इसमें गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर ये किया जाता है। यानी घूमर नृत्य कब किया जाता है, गणगौर पूजा और तीज त्योहार आते हैं उन पे किया जाता है भाई मेरे। चलिए ये पीडीएफ भाई मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। देखिए अगला देखिए, झूमर नामक एक आभूषण के कारण इस नृत्य का नाम पड़ा है। नृत्य कौन सा है भाई, झूमर नृत्य, ठीक है। एक तो घूमर आया था, राजस्थान में भी घूमर होता है, राजस्थान का तो मतलब राजकीय नृत्य है। अब अपना आ गया ये झूमर, ये घूमर नहीं है क्या, ये झूमर है। झूमर एक आभूषण भी होता है भाई, है ना, तो इस आभूषण के कारण इसका नाम पड़ा है। अच्छा हरियाणा में झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। चलिए इसके बाद में आ जाइए गुगा डांस। तो भाई गुगा नवमी पे किया जाने वाला गुगा डांस हो गया भाई, है ना, भादवे में किया जाता है, आपको पता होगा। चलिए तो ये चीज़ आप याद रखना, गुगा डांस कोई ज़्यादा आपने बात करें लंबी चौड़ी कहानी नहीं, आप सबको पता है, ठीक है। गुगा डांस फिर आ गया ना। चलिए लूर नृत्य, लूर नृत्य देखिए भाई फागुन महीने में किया जाता है लूर नृत्य, ठीक है, फागुन महीने में लूर नृत्य किया जाता है। लड़कियां अपने लूर नृत्य करती है, ठीक है, लड़कियां लूर नृत्य करती है, याद रहे केवल ये लड़कियां यानी महिला प्रधान या स्त्री प्रधान हो जाएगा। बसंत ऋतु के रूप में भी जाना जाता है। लूर नृत्य को क्या जाना जाता है, बसंत ऋतु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो याद रहे बसंत ऋतु के रूप में जाना जाता है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है, इस लूर नृत्य का नाम है हरियाणा के बागड़ क्षेत्र से पड़ा है, ठीक है, हरियाणा के हरी नहीं है हरियाणा है, हरियाणा के बागड़ क्षेत्र ना, उसके कारण ही इसका नाम लूर पड़ा है, याद रहे, ठीक है। फागुन महीने में ये किया जाता है लड़कियों के द्वारा, यह नृत्य से बसंत ऋतु के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आ जाइए कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा कुछ और तथ्य दिए गए हैं। जैसे चित्रकला के बारे में बात करूं मैं, हरियाणा में चित्रकला के बारे में, तो देखिए चित्रकला के बारे में हरियाणा में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले कि चित्रकला का विकास हरियाणा में किसके समय शुरू हुआ था। चित्रकला का विकास हरियाणा में किसके समय शुरू हुआ था, तो आप उत्तर दोगे हर्षवर्धन के समय शुरू हुआ था और मुगलों के समय ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था। देखिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें भाई हर्षवर्धन के समय, देखिए ये लीजिए कि भाई राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान कुछ समय के लिए कला और चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि राजा एक स्वयं में चित्रकार और कला के पारखी थे, है ना। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों के अधीन कुछ समय के लिए चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अपने स्थापना ने इस पर विराम लगा दिया, है ना। तो देखिए अब इसके बारे में आगे कब उठेगा, नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान कला अपने चरम पर पहुंच गई, है ना। जहांगीर कला का संरक्षक था। कला का संरक्षक किसे माना जाता है, जहांगीर को माना जाता है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है। अब देखिए एक पीछे प्रश्न आया था, ठीक है, आपको पूछा गया था पेपर में क्या कि भाई मातृ मद की पियाओ कहाँ पर है। मातृ मद की पियाओ कहाँ पे है, गुरुग्राम में। मातृ मद की पियाओ कहाँ है भाई, गुरुग्राम में है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई है, पहले स्टार्टिंग से पढ़िए। गुड़गांव के मीरपुर, अब आप कहोगे गुड़गांव में मीरपुर कहाँ है, रेवाड़ी में है, लेकिन उस समय गुड़गांव का ही एरिया था, ठीक है, इसीलिए लिख दिया गया, यानी रेवाड़ी के मीरपुर में महाराजा तेज सिंह के महल की दीवारों को राजपूत शैली में किए गए चित्रों से सजाया गया है। पेपर में आए कि राव
तेज सिंह की जो हवेली, जो महल है रेवाड़ी के मीरपुर में, ठीक है, वो किस प्रकार की चित्रकला से संबंधित है। तो ऐसे पेपर में आते हैं ना भाई, तो ये राजपूत शैली है जी। क्या है? राजपूत शैली है। गुड़गांव में मातृ मद की पियाओ में पारंपरिक पेंटिंग है, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अस्तलबोर पेंटिंग भी राजपूत शैली से है। अस्तलबोर पेंटिंग जो रोहतक में है, ये भी किससे संबंधित है? राजपूत शैली से है। और उनका प्रभाव पंचकूला के पिंजौर में शिव मंदिर, कोल में वेणुमाधव मंदिर, कैथल अपने क्या है यहाँ आ जाएगा, और कैथल के जो अलग अलग किलाए थे और कपिल मंदिर है, इन पे भी इनका प्रभाव देखने को मिला है। अब देखिए नीचे आ जाइए, कुछ और चीज़ों पे एक बारी ध्यान देते हैं। देखो भाई, यहाँ पर 2-3 बातें और लिखी गई है। पिंजौर में रंग महल भी, अपने रंग महल की भी दीवारों के ऊपर ये चित्र सजाए गए हैं, जो सीधे सीधे मुगल चित्रकारों के हाथों से एक अपने क्या है मौलिकता है, ठीक है। अम्बाड़ा के जगाधरी में लाला बालक राम और लाला जमनू दास की समाधि है। पेपर में आए कि जगाधरी में, जगाधरी आज तो यमुनानगर में है, लेकिन उस समय अम्बाड़ा में। पेपर में आ जाए कि भाई लाला जमनू दास है और बालक राम, ठीक है, लाला बालक राम की समाधि कहाँ है, तो उत्तर क्या देंगे? जगाधरी देंगे, ठीक है भाई। अब जो काफी समय से तैयारी कर रहा है ना, वो इस क्लास को देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि वास्तव में ही यहाँ से डाटा है वो बीच बीच में से आया हुआ है, और आगामी परीक्षा में जो नया प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहाँ से देखने को मिल सकता है। जो बिल्कुल एकदम नए ताज़ा तैयारी करने लगे हैं, 6-1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो ताज़ा ही है, पुराने नहीं है, ठीक है। उनको ये लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते, शाबाश भाई अगले प्रश्न पे आ जाइए, इसका ये उत्तर है ना, ये वाली पसंद आती है, चीज़ें आती है, लेकिन ये वाली करनी पड़ेगी भाई, कोई इलाज नहीं है, इस टाइप की चीजें पेपर में आती है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो पेपर में आई थी। बताओ ये पेपर में आया था कि नहीं आया था? हाँ जी, मुगल पेंटिंग हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? मुगल पेंटिंग की बात करें तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, कैथल के कलायत में, ठीक है, कैथल के कलायत में। ये आगे पीछे इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ था ना, हिंदी में हुआ, तब ये गड़बड़ हो गई, और रोहतक में दिखाई दी। अब बताओ पेपर में आया था कि हरियाणा में मुगल पेंटिंग कहाँ से मिली, तो भाई मुगल पेंटिंग हरियाणा में रोहतक उत्तर माना गया था, उसमें कलायत कैथल का ऑप्शन नहीं था। तो कल को याद रहे, ऑप्शन में दे दिया जाए कि मुगल पेंटिंग हरियाणा में प्राप्त हुई है, ए ऑप्शन दे दे रोहतक है, बी ऑप्शन दे दे कैथल है ना, यानी कलायत कैथल है, और सी दे दे दोनों। तो आपने तो क्या रट रखा है कि मास्टर जी एक बार पेपर में आया, आपने बताया मुगल पेंटिंग रोहतक, तो हम रोहतक कराए, हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ऑफिशियल चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई, है ना। रोहतक में पेंटिंग मिली है, वो पेंटिंग मुगलों से संबंधित है भाई, ठीक है ना, हो जाएगा। रोहतक में पेंटिंग मिली है जो अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि विभाग के कब्जे में है। कब्जे का मतलब लड़ाई लड़ाई नहीं करी इन्होंने, मतलब वहां रख रखी है, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में कब्जा लिखा गया है, ठीक है। यानी पेपर में आए कि रोहतक से मिली मुगल पेंटिंग वर्तमान में कहाँ रखी गई है, तो आप उत्तर क्या दोगे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये चीजें रखी गई है। बताओ कितने जबरदस्त जबरदस्त बढ़िया बढ़िया आपके सामने डाटा है, ठीक है। देखिए भाई, उसके अलावा यहाँ पे और चीजें लिखी गई है, वो आप पढ़ लोगे, है ना। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पढ़ लोगे। चलिए अब आगे आ जाइए, कला एवं संस्कृति कार्य विभाग के बारे में और देखते हैं। रंगमंच, अब रंगमंच के बारे में प्रश्न आता रहता है। हरियाणा में लोक रंगमंच की परंपरा सदियों पुरानी है। कितनी सदियों पुरानी है? 16वीं शताब्दी की है, ठीक है। अब आप तो ये कहोगे कि भाई रंगमंच की बात करें सांग की तो 1750 है ना, यानी 1730 से लेकर 1750 के बीच में इसका विकास हुआ, है ना। वो विकास तेज हुआ, किशनलाल भाट जो किशनलाल अपने थे मेरठ वाले, उन्होंने इसका विकास और ज्यादा जोरों पे लेके आए, लेकिन उससे पहले 16वीं शताब्दी से ये चीजें चलती आ रही थी, ठीक है। हरियाणा में रंगमंच को नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नाटक कहा जाता है। दो बार आ गया, नाटक कहा जाता है रंगमंच को हरियाणा में। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और देखिए केवल इंपॉर्टेंट बातों पे हम ध्यान देंगे। चलिए आगे आ जाइए। स्वांग, स्वांग बोले तो सांग, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसी से क्या निकला है? अपना सांग शब्द निकला है, ठीक है, सांग शब्द निकला है। स्वांग थिएटर की उत्पत्ति किशनलाल भट्ट ने की थी।
केवल स्वांग की अगर बात करें किशन लाल भट्ट के द्वारा क्या उत्पत्ति की गई, ठीक है, यानी इसकी शुरुआत की गई, ऐसे बोल सकते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगर लोकमंच का या थिएटर का जनक कौन है, ठीक है, तो जी वो जनक अलग है क्या जी, बिल्कुल। स्वांग थिएटर की उत्पत्ति किशन लाल भट्ट ने की, ये बात तो ठीक है। लेकिन नीचे आ जाइए जरा, नीचे देखिए, नीचे क्या दिया गया है, नहीं ये काट के तख्त पे किया जाता है वगैरह वगैरह, सारी चीजें कहानी इसके अंदर दी गई है, ठीक है, आप इसको आसानी से पढ़ लोगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, नीचे जो मेन बात है यहाँ आएगी। देखिए भाई, हरियाणा में लोक रंगमंच की शुरुआत से ही एक ठोस आधार मिला और आज भी यह बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। रेवाड़ी के अली बख्श, रेवाड़ी का व्यक्ति कौन है, अली बख्श को पारंपरिक लोक कला के जनक के रूप में जाना जाता है। लीजिए, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अली बख्श डिलीट कर दिया, तो उत्तर क्या आएगा कि भाई रेवाड़ी का वो कौन सा व्यक्ति है जिसे पारंपरिक लोक रंगमंच का जनक कहते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, अली बख्श। उत्तर क्या रहेगा, अली बख्श। आगे देखो इंपॉर्टेंट तथ्यों पे, संगीत पे आए हम, ठीक है। तो संगीत के बारे में यहाँ पे चीजें बहुत सारी दी हुई है। मैं आपको मेन कुछ चीजें बताता हूँ जो इसके अंदर क्या है अपने लायक है, ठीक है। संगीत का भाई इसमें 1 मिनट, संगीत का पेज एक आधा गायब होगा शायद, तो ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, ये चित्र देखिए, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, देखिए कला एवं संस्कृति विकास बोर्ड है, ठीक है, और साथ में अपना हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है। देखिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, इसे शॉर्ट में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज हो गया ना भाई, है ना, डेवलपमेंट बोर्ड बोलेंगे। पंचकूला में अपने पंजीकृत प्रधान का कार्यालय के साथ हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या के माध्यम से गठित किया गया। और ये कब गठित किया गया, 2015 में। पेपर में आए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो आप उत्तर क्या देंगे, 2015 में इसे सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है। इसके कार्य क्या है वो नीचे दे रखे हैं, कार्य आप देख लेना, ठीक है, ये कुछ कार्य दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र, देखिए हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र में। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, हरियाणा अकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, या बोल सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हरियाणा अकेडमी, ये उल्टा हो जाता है जब कन्वर्ट होता है, ठीक है। जुलाई 2006 में इसकी स्थापना की गई इस नाम से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुड़गांव, ये गुड़गांव में स्थापित किया गया उस समय, जो अब गुरुग्राम नाम बोलते हैं हमें, गुड़गांव में स्थापित हुआ। कुछ समय बाद 27 जुलाई 2010 को, कब 2010 को हरियाणा सरकार ने केंद्र को बदलकर हरियाणा क्या लिख दिया, केंद्र को बदलकर हरियाणा इतिहास अकादमी के रूप में अपने क्या पुनर्गठित किया। यानी अब इसका नाम क्या है, हरियाणा इतिहास अकेडमी। अब इसका हरियाणा इतिहास अकेडमी है, पहले ये क्या था, हरियाणा इतिहास एवं कला संस्कृति अकेडमी, हिंदी में ये बोलेंगे। इसका नाम कब चेंज हुआ, 2010 में, स्थापना कब हुई, 2006 में। उसके बाद में इससे भाई संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। नीचे देखिए वैधानिक दर्जा जिसे बोले आप, तो वैधानिक दर्जा कब दिया गया जी, वैधानिक दर्जा दिया गया इसे 2016 में। जुलाई 2016 में सरकार ने एक अकादमी को गुरुग्राम से कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर आदेश दे दिए। अच्छा ठीक है, गुरुग्राम से कुरुक्षेत्र में ये अकादमी कब स्थानांतरित की गई, हरियाणा इतिहास अकादमी, तो ये 2016 में स्थानांतरित की गई थी और 2013 में इसे क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। देखिए हरियाणा इतिहास एवं कला संस्कृति अकादमी 2006 में स्थापित हुई, कब हुई, 2006 में स्थापित हुई। हरियाणा इतिहास अकादमी इसका नाम रखा गया 2010 में। 2013 में इसे संवैधानिक मान्यता मिली भाई, और उसके बाद में 2016 में इसको गुरुग्राम से कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इतनी चीजें हो जाएगी, कर लोगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी भाई। चलिए इसके बाद में हरियाणा कला परिषद के बारे में पढ़िए। हरियाणा कला परिषद है भाई, इसके बारे में देखिए चंडीगढ़ में है। कहाँ पे हरियाणा कला परिषद है आपकी, हरियाणा कला परिषद चंडीगढ़ में है भाई मेरे, चंडीगढ़ में, ठीक है। देखिए 1990 में एक मीटिंग हुई थी,
केंद्र सरकार की, अपने कई राज्य सरकार की, तो उसमें फैसला लिया गया कि भाई अकादमियाँ बनाइए अपने अपने राज्य में, ठीक है। जैसे ललित कला अकादमी है और पंजाबी नाटक अकादमी है, उसी तरह अकादमियों की स्थापना अपने स्टेट में करनी थी। तो इसी को लेते हुए यहाँ पर हरियाणा कला परिषद, हरियाणा कला परिषद का गठन 1995 में कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1995 में। तो हरियाणा कला परिषद का गठन कब हुआ? 1995 में हुआ। देखिए, कला और संस्कृति अधिकारी, यानी जो कला और संस्कृति विभाग है, इसके अधिकारी कौन है भाई? इसके अधिकारी हो जाएगी रेणु हुड्डा। कौन है? श्रीमती रेणु हुड्डा इसकी मेन अधिकारी है भाई, ठीक है, रेणु हुड्डा। देखिए, कला और सांस्कृतिक अधिकारी रेणु हुड्डा है। चलिए, इसके बाद में नाडा साहिब गुरुद्वारा पे पढ़िए। नाडा साहिब गुरुद्वारा के बारे में अगर बात करें, पंचकूला में रहेगा, ठीक है। ये घग्गर नदी के तट पर है। ये तो चलो कोई ना, पंचकूला में तो घग्गर नदी है, उसके तट पर है। 1688 में बागानी की लड़ाई के लिए, लड़ाई के बाद क्या है, अपने यहाँ पर जो ये आपका रहेगा पोटा साहिब है, पोटा साहिब और आनंदपुर साहिब की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। तो पेपर में आए कि बताओ नाडा साहिब गुरुद्वारा जो पंचकूला में है, किस गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है ना, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। 1688 में गुरु गोविंद सिंह हरियाणा के पंचकूला में आए थे। आपको ध्यान में रखना है, गुरु गोविंद सिंह कहाँ आए थे? 1688 में पंचकूला में। 1699 में शायद खालसा पद की स्थापना करी होगी, है ना, शायद 1699 में आएगा। तो चलिए, उसके बाद में देखिए पवित्र ध्वज और ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इनको आप पढ़ लेना। चलिए, इसके बाद में अगले पेज पे आ जाइए। पंचकूला में हो जाएगा आपका ये, इस देखिए ये है भी नाडा साहिब गुरुद्वारा। जब भी आप पंचकूला जाओगे तो यहाँ जरूर जाना, देख के आना नाडा साहिब गुरुद्वारे को। चलिए, अब देखिए यादविंद्र गार्डन। यादविंद्र गार्डन के बारे में 2-3 तथ्य हैं, फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। यादविंद्र गार्डन है, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहते हैं क्योंकि ये पिंजौर में है। इसका प्राचीन नाम मुगल गार्डन था। अब मुगल गार्डन था ना भाई, तो ये किसने बनाया होगा? मुगलों ने बनाया होगा। मुगलों ने किस मुगल के द्वारा? देखिए, मुगल शैली है इसमें, क्योंकि मुगलों के द्वारा बना है, मुगल शैली है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, यहाँ पर 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदाई खान के द्वारा अपने पालक भाई औरंगजेब के प्रारंभिक शासनकाल के दौरान बनाया गया। अब देखो, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 के बीच रहा। 1658 से 1707 में इसका ये मतलब औरंगजेब टपक गया था, तब तक इन्होंने राज किया। प्रारंभिक काल क्या हो गया औरंगजेब का? यानी 1658 से लेकर 10-15 साल जो स्टार्टिंग का है, उस दौरान क्या है, फिदाई खान ने अपने पंचकूला में, है ना, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी के लाएगी ना भाई, 1658 17वीं शताब्दी है, 1699 तक 17वीं रहेगी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण किया गया। औरंगजेब उस समय क्या था? राजा था। तो पेपर में आए कि भाई मुगल गार्डन, यादविंद्र गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन बोलते हैं, किसके समय बना था? औरंगजेब के समय बना था। किसने बनाया था? फिदाई खान ने बनाया था। कहाँ है? मोरनी में है, पंचकूला में है, पिंजौर में है? तो उत्तर देंगे जी ये पिंजौर में है। कहाँ है? पिंजौर में। यहाँ पे आम का मेला लगता है 2 दिन के लिए, लेकिन पहली बार ये 3 दिन के लिए भरा है। 1992 में आम के मेले की शुरुआत की गई, आपको जानकारी होगी। और 29वां जो हाल फिलहाल में मेला लगा है, कौन से नंबर का? 29वां मेला लगा है ये भाई, अपने 2022 में लगा है 29वां मेला। ये 8, 9 और 10 जुलाई 3 दिन के लिए पहली बार आम का मेला भरा है, ठीक है, हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद में यादविंद्र ने इसका पुनर्निर्माण करा, इसलिए यादविंद्र गार्डन नाम दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे नाम चेंज होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आगे आ जाइए। माता मनसा देवी मंदिर। जो माता मनसा देवी मंदिर है भाई, ये पंचकूला में है। कहाँ पे है माता मनसा देवी? पंचकूला। अगर ऑप्शन में माता मनसा देवी आपको पंचकूला ना मिले तो आप चंडीगढ़ करके आ सकते हो। क्या करके आ सकते हो? चंडीगढ़ करके आ सकते हो। अब देखिए, ये हिंदू मंदिर है, सबको पता है। अब आपको मेन ये याद करना है कि यहाँ पर साल में 2 बार मेले लगते हैं। साल में कितनी बार मेले लगते हैं? 2 बार लगते हैं, नवरात्रों पे, ठीक है। साइन बोर्ड है ना भाई, जो माता मनसा देवी साइन बोर्ड है, इसके द्वारा नवरात्र
नवरात्रि के चैत्र माह में, और दूसरा अपने आयोजित किया जाता है, पहला किया जाता है ये आपका आश्विन माह में किया जाता है। आश्विन और चैत्र में 2 मेले लगते हैं साल के अंदर माता मनसा देवी के। अच्छा अगले पे आ जाइए, अपना ये क्या आ गया भाई, मनसा देवी मंदिर आ गया। ठीक है भाई, ये मनसा देवी मंदिर है। कर्ण झील, कर्ण झील भाई आपके करनाल में, सबको पता है करनाल में कर्ण झील, लेकिन प्रॉपर करनाल ना देना तो करनाल दे दे, ऑप्शन में ऊंचा ना दे दे, ऑप्शन में ऊंचा ना दे दे तो आपको क्या करके आना है, करनाल नहीं ऊंचा ना करके आना है। ओएसिस पर्यटन स्थल भी करनाल ने, क्या आंसर क्या होगा, ऊंचा ना आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कर्ण झील के बारे में याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, थोड़ा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्ण झील के बारे में कुछ चीजें दी गई है। चलिए अगला देखिए, ये कर्ण झील है भाई इस टाइप की। राजा नाहर सिंह पैलेस या राजा नाहर सिंह महल की बात करूं तो राजा नाहर सिंह का जो महल है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, आजकल बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ कहते हैं। यह किला 1739 ईस्वी के आसपास है, जाट राजा नाहर सिंह के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया। यानी नाहर सिंह ने नहीं बनाया, नाहर सिंह के पूर्वजों ने बनाया था 1739 में। ठीक है भाई, 1850 तक बागों में जारी रहा, मतलब इसका निर्माण है वो 1850 तक जारी रहा। ठीक है, बाद में इसका नाम राजा नाहर सिंह पैलेस से रखा गया था। और यहाँ पर भाई अपने 1996 में 96 से नवंबर महीने में एक मेला आयोजित होता है जिसका कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव नाम दिया गया है। पेपर में आए कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो उत्तर देंगे राजा नाहर सिंह पैलेस में। कब से शुरू है ये, 1996 से हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, और नवंबर महीने में लगता है। कब लगता है, नवंबर महीने में लगता है भाई ये मेला, अभी नवंबर में लगने जा रहा है। इधर सिटी का मेला भी नवंबर में लगने जा रहा है। रानीला के बारे में पढ़िए भाई, रानीला के बारे में देखिए। रानीला एक स्थान है जो चरखी दादरी में, कहाँ पे है, चरखी दादरी में है जी, बिल्कुल चरखी दादरी में रानीला स्थान है। अब रानीला के बारे में क्या, रानीला हरियाणा के भारतीय राज्य के चरखी दादरी जिले में एक गांव है। ठीक है, भगवान आदिवास दिगंबर जैन है अपने क्या है यहाँ से संबंधित है। कौन से भगवान है, भगवान आदिनाथ अपने क्या है दिगंबर है ना, जो जैन धर्म के थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, तो 24 में से एक निकाल दीजिए आदिनाथ को, 23 एक साइड रख दीजिए, आदिनाथ को एक साइड रख दीजिए। इतना महत्व रखता है ये रानीला का जैन मंदिर है ना। चाहे आप 23 के 23 अलग अलग जगह पे मंदिर बने हुए ना, वहाँ जाके जाओ, चाहे या फिर आप अपने इस एक में जाए ना, बरोबर महत्व रखता है, इतना कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा सबसे, अगर बात करें जो ये आपका है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार है ना, उसकी ऊंची चोटी है, धूपगढ़ है क्या शायद, धूपगढ़ तो वो तो उसकी आ गई, विंध्याचल की आ गई, एक अपना उसकी चोटी है, उसके ऊपर भी एक जैन तीर्थकार मंदिर बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पे है ना। तो जो अपना छोटा नागपुर का पठार है वहाँ भी जैन मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ गया भाई, गायब कैसे हो गया, अच्छा आ गया, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद में यहाँ देखिए, ये है दिगंबर जैन मंदिर भाई, रानीला। और रानीला कहाँ पड़ेगा आपका, रानीला आपका चरखी दादरी में। स्टार स्मारक यानी स्टार टेम्पल बोल दे, स्टार मंदिर बोल दे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या है, तारा स्मारक बोल दीजिए, चाहे पांचवा जो अपना गुरु था राधा स्वामी का है ना, कौन है, परम संत ताराचंद महाराज जी की याद में बनाया गया है। ये जो संत ताराचंद महाराज है ना, इन्हें बड़के के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बड़के महाराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, ताराचंद महाराज। ये दिनोद गांव भिवाड़ी में, प्रॉपर भिवाड़ी में नहीं, ओके कहाँ है जी, ये दिनोद गांव में है, तो याद रहे दिनोद गांव भिवाड़ी में ये पड़ेगा, दिनोद गांव। ठीक है, दिनोद गांव, तो याद रहे। इसके बारे में पेपर में पिछली बार ग्राम सचिव में आया था। इसकी ऊंचाई देख लीजिए भाई, ये जमीन से 6 फीट तो एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, उसके ऊपर 88 फीट लंबा एक बिना खंबे से मंदिर खड़ा किया गया है। कोई खंबा नहीं है, बीच में देख के आया था। ठीक है, बीच में कोई खंबा नहीं है, चारों तरफ दीवार है, बहुत बड़ा मंदिर है ये है ना, बिल्कुल स्टार आकार का बनाया गया है। तो इतना स्टार आकार का बनाना, बीच में खंबे वगैरह तो लगते हैं, लेकिन यहाँ कोई खंबे वगैरह का यूज नहीं किया गया। चलिए इसके बाद में अपने 2-3 और बच्चे देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र पेनोरमा एवं साइंस सेंटर, तो याद रहे आ जाए पेपर में कि पेनोरमा एवं साइंस सेंटर कहाँ पे है, तो साइंस सेंटर ये आपका कुरुक्षेत्र में है। बस इसके बारे में नॉर्मल चीजें आपको ध्यान में रखनी, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गोलाकार आकार है। ब्रह्म सरोवर,
ब्रह्म सरोवर के बारे में देखिए कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। अब देखो ब्रह्म सरोवर है, जैसा कि नाम से पता चलता है, अपने क्या है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है ना। सौर ग्रहण, सौर ग्रहण का मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र पानी में डुबकी लगा लेना 1000 अश्व मेघों के बराबर माना जाता है, ये चीज़ भी कही जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंती होती है कई सुनी बातें, आपा ने अपने बाप से सुनी, दादा से सुनी, आगा आपा अगले को बताएंगे, अगले और आगे बताएंगे। तो किंवदंतियों के अनुसार इस टैंक को पहली बार कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने इसको खोदा था। ठीक है, किसने खोदा था? राजा कुरु ने खोदा था। लेकिन उससे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने नाखूनों से ब्रह्म सरोवर को खोदा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य ग्रहण के समय मेला लगता है, उसी को देखते हुए मुगल सम्राट जो अकबर था ना भाई, उसका जो दरबारी कवि था अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ने इस सरोवर को देखा और इस सरोवर को देख कर कहा कि ये तो सागर है लेकिन थोड़ा छोटा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप? लघु सागर। पेपर में आए कि लघु सागर के रूप में अपने बात करें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तर क्या आएगा? अबुल फजल के द्वारा दिया गया है, अबुल फजल के द्वारा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना। हरियाणा में अगर बात करूं मैं मुगलों की, जैसे अकबर का नाम आया, मुगलों का व्यापारिक केंद्र हरियाणा में कौन सा स्थान था जी? भिवानी। मुगल पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो याद रखना कलायत कैथल और रोहतक से मिली है। ठीक है, और मुगलों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? भिवानी था। ये भिवानी.gov.in पे दिया हुआ है। चलिए, कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने यहाँ एक टावर भी बनाया था। सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, यहीं पे सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नवंबर दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता महोत्सव बनाया जाता है। गीता महोत्सव इस बार पहली बार भारत के अलावा, पहली बार क्या दूसरी तीसरी बार मतलब कनाडा में बनाया गया है। भारत के अलावा और कहाँ बनाया गया गीता महोत्सव? 2022 से कनाडा में। ठीक है, चलिए कल्पना चावला तारामंडल, तो भाई कल्पना चावला तारामंडल है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात कुरुक्षेत्र से पेवा रोड पे है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है लेकिन किस रोड पे है? पेवा रोड पे। और पेवा रोड पे आपका ज्योतिष सरोवर पड़ता है, दोनों पेवा रोड पे है। चलिए इसके बारे में देखिए, अपने कल्पना चावला के बारे में जो तारामंडल है, यहाँ पे फिल्में दिखाई जाती है सौरमंडल में, जैसे ऐसा लग रहा है कि सौरमंडल में आए, थोड़े दीवार की स्क्रीन होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ लगी होती है ना, ताकि ऊपर देखें भाई हाँ आप सौरमंडल में है। इस तरह से यहाँ पे टिकट कट के में अपने दिखाई जाती है। 2007 में कल्पना चावला तारामंडल की स्थापना कुरुक्षेत्र के पेवा रोड पे की गई है जी। बिल्कुल, मैं देखने गया था लेकिन अंदर नहीं गया, उस दिन छुट्टी थी। चलिए, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स है ये आपका कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है या गुरुग्राम में? तो आप किंगडम ऑफ ड्रीम क्या उत्तर दे क्या होगे? गुरुग्राम। किंगडम ऑफ ड्रीम सेक्टर 29 में है और सेक्टर 29 को लेजर वैली के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? लेजर वैली के रूप में अपने बात करें सेक्टर 29 को विकसित किया जा रहा है, गुरुग्राम में है भाई मेरे। ठीक है, इसका उद्घाटन 2010 में किया गया। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में 2010 में, कल्पना चावला तारामंडल पेवा रोड पे कुरुक्षेत्र में 2007 में। चलिए अगले पे देखते हैं, आज आगे आ जाइए भाई फटाफट। ये है आपका, अपने बात करें किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा। तो बस इस पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा के बारे में ध्यान में रहे कि अम्बाड़ा में पंजो साहिब अपने क्या है गुरुद्वारा, ये अपना भाई हरकिशन साहिब अपने क्या है को समर्पित है। जो सिख गुरु है ना, 8वें गुरु कौन है? हरकिशन है, इनको समर्पित है गुरुद्वारा। कई बार है ना पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा किस गुरु से संबंधित है, तो याद रहे 8वें गुरु से संबंधित रहेगा। चलिए इसके बाद में आगे आ जाइए, एक आपका कपाल मोचन आता है भाई। जो कपाल मोचन गुरुद्वारा है ना, कपाल मोचन है, ये किस गुरु से है? तो कपाल मोचन बताइए फटाफट किस गुरु से है, कमेंट कर देना। कौन से गुरु आए थे यहाँ पर और 52 दिन तक रुके थे और अपने अस्त्र शस्त्र भी धोए थे। चलिए ये सिखों के गुरुओं के बारे में है भाई, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, एक ये प्रश्न आया
था भाई एशियंट मोंट कहाँ पर है, यानी प्राचीन गुबंद बोल सकते हैं इसको, आप क्या बोल सकते हैं, प्राचीन गुबंद। अमीन, और अमीन कहाँ पड़ेगा, अमीन कुरुक्षेत्र में। बहुत सारे अभी भी कहते हैं जी अमीन कहाँ है, अमीन कुरुक्षेत्र में है या करनाल में है। जब आपने हरियाणा बना था तो करनाल में था, लेकिन 1966 में करनाल तो डिस्ट्रिक्ट बन गया था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट 72 में बनता है, अपने 73 में बनता है, 1973 में बनता है ना, तब से ये अमीन आपका अभिमन्यु नाम से अपने कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। चलिए इसके बाद में यहाँ देखिए गुजरी महल के बारे में आपको पता है, ठीक है, इसको वीडियो को रोककर गुजरी महल के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको ये बताई हुई है, इसमें शैली देख लेना भाई, ठीक है। तुगलक भवन निर्माण शैली, ये तो बस तुगलक की आई जाएगी। लाट की मस्जिद है, ये लाट की मस्जिद अपनी कहाँ है, लाट की मस्जिद है गुजरी महल में ही है। इसमें एल आकार का एक तालाब भी बना हुआ है, बस ये इंपॉर्टेंट है, एल आकार का तालाब बना, बाकी चीज़ें आपने पढ़ रखी है अच्छे से। चलिए इसके बाद में प्राचीन गुबंद। अब देखिए प्राचीन गुबंद के बारे में एक बार देखिए जरा फटाफट। प्राचीन गुबंद कहाँ है जी, हिसार में है। एक प्राचीन गुबंद अपना कैथल में भी है, कई जगह है प्राचीन गुबंद। आयरलैंड का निवासी जॉर्ज थॉमस ने इसे बनाया था, ये इस टाइप का है। ये पहले प्राचीन गुबंद के नाम से जाना गया, बाद में इसे जहाज कोठी के नाम से जाना गया, जहाज कोठी के नाम से बाद में जाना गया। बनाया किसने था इसको भाई, प्राचीन गुबंद को आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने कब बनाया, 1796 में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये सिरसा से रोहतक तक इसका एरिया पे कब्जा था, तो ये बीच में पड़ता था, तो यहाँ पर एक निवास के लिए बनाया प्राचीन गुबंद, जिसे बोला गया, बाद में इसे जहाज कोठी के नाम से भी जाना गया। चलिए अगले पे आ जाइए फटाफट। इसके बाद में देखिए तुगलक काल का मकबरा। तो एक तुगलक काल का मकबरा है, हिसार के अंदर है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। कहाँ रहेगा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में रहेगा। तुगलक काल का मकबरा ये आ गया भाई, वही आ गया, रिपीट हो गया। दिगंबर जैन मंदिर, देखिए दिगंबर जैन मंदिर बात करूँ मैं तो देखो दिगंबर जैन मंदिर अपना एक हिसार में भी है, नागौरी गेट पर है। 1820 में इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया, 1820 में। अब आ जाइए हांसी के बारे में। हांसी के बारे में आपको जैसा पता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का किला है हांसी में। हांसी को प्राचीन समय में हांसी शरीफ भी बोलते थे। क्या बोलते थे, हांसी शरीफ भी बोलते थे। 5 पीरों की दरगाह होने के कारण से शरीफ नाम दिया गया। और हांसी का सबसे पुराना नाम है अस्सी। अस्सी का मतलब होता है जी तलवार, है ना। और तलवार है अपना क्या, तलवारों का किला आ जाए, अस्सीगढ़ का किला आ जाए, हांसी का किला आ जाए, पृथ्वीराज चौहान का किला आ जाए, ये चारों पांचों बातें एक ही है भाई, इकट्ठी मैच खाती है। अब देखिए इसके बारे में और तथ्य यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। नीचे आ जाइए, पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग। देखिए पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग है, यही तो वो दुर्ग है जो हांसी में है। इस टाइप का दुर्ग है जी हांसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का। इसके अंदर जब जाते हैं ना, आप एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने पर सबसे पहले गेट आता है। ये वाले गेट दोनों ही नहीं है, एक और गेट है भाई, ठीक है, जिसे बड़सी गेट बोलते हैं। जब मैं देखने गया इसको तो वहाँ पर एक बड़सी गेट सबसे पहले बाजार में, उससे 1 किलोमीटर आगे जाकर, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फिर ये जाकर अपना क्या है, किला आता है पृथ्वीराज चौहान का। देखिए जो आपका ये अपना रहेगा भाई, क्या चीज़ है, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बड़सी गेट बनाया था। कौन सा गेट बनाया था, बड़सी गेट बनाया था। और ये बड़सी गेट कब निर्माण किया था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़सी गेट बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बड़सी गेट के बारे में भाई। आगे देखिए 1-2 तथ्य और हैं। देखो दरगाह 4 कुतुम, दरगाह 4 कुतुम है, इसका मतलब हांसी में दरगाह 4 कुतुम, यानी 4 अपने क्या है, पीरों की दरगाह यहाँ पर। देखिए कौन कौन है, जमालुद्दीन है ना, और अपना क्या है, बुरहानुद्दीन और रुकबुद्दीन है ना, रुकबुनुद्दीन, और अपना क्या है, कुतुबुद्दीन। इन तीनों का चारों का काल देख रहे हैं, चारों का नाम याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। दीन दीन तो सब में ही है, एक जमा है, एक बुरा है, एक कुत्ता है, एक रुख है, ठीक है, कुत रुक बुर जमा, जैसे भी करो इनको चारों को थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। मुगल बादशाह हुमायूं जब अपने क्या है गद्दी खो देता है, तो उसने दरगाह में आकर दुआ भी मांगी थी। यहाँ पर हुमायूं भी आया था भाई, कहाँ पर, हांसी के अंदर दरगाह 4 कुतुब में अपने क्या है मन्नत मांगने के लिए, ठीक है। चलिए लीजिए, इसके बाद में यहाँ आ जाइए राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी के बारे में आपने पढ़ ही रखा है भाई, है ना, ये पढ़ लेना, ये इसमें आ गया। अब देखो अगरवा दे के बारे में, ये अगरवा में है, एक प्राचीन किला है, एक प्राचीन टिल्ला है अगरवा के अंदर भाई, ठीक है। इस टाइप का ये देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये NH9 पे रहेगा, बस इतनी बात रखना, याद रखना, NH9 पे रहेगा। और यहाँ पर क्या है, कुषाण कालीन और गुप्त कालीन के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पेपर में आए कि बताइए अगरवा देश से किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, कुषाण और गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बुद्ध स्तूप भी खोजा गया है एक। चलिए लास्ट पर्सन आज का, यहाँ पे देखिए सिकर दुर्ग अगरवा, ये कहाँ रहेगा भाई, अगरवा में है सिकर दुर्ग। 1777 यानी 1777 में महाराजा पटियाला के दीवान नानूमल के द्वारा बनाया गया। जो नानूमल दीवान थे उनके द्वारा 1777 में अपने सिकर दुर्ग का निर्माण किया गया था भाई, ठीक है। ये थे पर बना, मतलब ऊंचाई पे बना हुआ, इसीलिए इसे सिकर दुर्ग बोलते हैं। चलिए अब देखिए भाई, जो भी देख रहे हैं एक तो ये याद कर लेना भाई, देखो इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि हिंदू धर्म के जो महीने हैं ना, चैत्र महीना है, वैशाख है, ये सारी चीज़ें, ये महीने अच्छे से याद हो, कौन सा महीना अपने किस किस महीने के बीच में किस प्रकार का हिंदू माह का महीना है, ठीक है। और अपनी जो भाई रफ्तार बुक है, हरियाणा रफ्तार मार्केट में अवेलेबल है, अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ आप इस बुक को मार्केट से लेकर पढ़ लीजिए अच्छे से, करंट अफेयर आपका कंप्लीट है, यहाँ से कवर हो जाएगा। और आगामी एग्जाम के लिए भाई जब भी आपको तैयारी करनी हो, है ना, सीटी के बाद में, तो अपनी दीवान सिंह अकेडमी ऋषि नगर हिसार में रहेगी। मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं, कभी आ जाना भाई, यहाँ पर 3 दिन है, आपका डेमो क्लासेस रख देंगे बिल्कुल फ्री। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग वीडियो थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि लेकिन ये चीज़ कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाती है भाई। धन्यवाद।